अब देखिए कि पहला संविधान संशोधन हुआ, तो पहला संविधान संशोधन हुआ तो मूल चैलेंज जो आया, क्योंकि मूल अधिकारों को संविधान में एक विशेष संरक्षण दिया गया है। संविधान में मूल अधिकार को एक विशेष संरक्षण है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में। अभी मूल अधिकार को विशेष संरक्षण दिया गया है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 में। इसका सीधा मतलब है कोई विधि जो मूल अधिकार के खिलाफ होगी उसे उच्चतम न्यायालय रद्द कर देगा। ऐसा संरक्षण मतलब संविधान के भाग 22 है। ऐसा संरक्षण और किसी भाग को नहीं दिया गया है, केवल मूल अधिकार को दिया गया है। यानी अगर कोई भी ऐसी विधि बनती है जो मूल अधिकार के खिलाफ जाएगी तो उसको क्या कर दी न्यायपालिका? रद्द कर देगी। अब यहाँ पे बड़ा बैलेंस बना कर रखा गया है। तो पहला संविधान संशोधन क्या था? इसका मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कह रहा है कि भाई मूल अधिकार को मत छुओ, बाकी आप संशोधन कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 22 भाग में केवल एक ही भाग को विशेष संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब संविधान निर्माता फंडामेंटल राइट को विशेष महत्व दे रहे थे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। संविधान निर्माताओं के हिसाब से फंडामेंटल राइट का विशेष महत्व है। तो पहले संविधान संशोधन से क्या हुआ? मूल अधिकार को हमला ही तो हुआ। तो जब शंकरी प्रसाद केस में यही पूछा गया कि आपने पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक कैसे मान लिया, तो न्यायालय के सामने एक बड़ा जटिल मुद्दा आया। न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ा जटिल मुद्दा आया कि पहले संविधान संशोधन को आपने स्वीकार कैसे कर लिया। और अगर पहले संविधान संशोधन को स्वीकार कर लिया तो अनुच्छेद 13(2) में लिखा क्या गया है? कोई विधि जो मूल अधिकार के विरुद्ध हो या मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो, न्यायपालिका इसे रद्द कर देगी, इसे असंवैधानिक कर देगी, नल एंड वाइड कर देगी, रद्द कर देगी। यानी कोई विधि वो मूल अधिकार का थोड़ा अतिक्रमण करे, ज्यादा अतिक्रमण करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी। तो पहले संविधान संशोधन से मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ? लेकिन अब चूंकि न्यायपालिका ने पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक मान लिया, इसे याद रखिए, न्यायपालिका पहले ये सोच लेता है कि निर्णय किस पक्ष में देना है, उसके लिए फिर वैधानिक तर्क प्रस्तुत करता है। पहले न्यायपालिका क्या बताता है कि भाई निर्णय का हमारा अंजाम क्या होगा। जैसे फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर पहले ये सोच लेते हैं फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा, उस हिसाब से फिर सॉन्ग ढूंढते हैं, स्टोरी के बीच में इधर उधर चेंज कर देंगे। तो न्यायपालिका ने तो ये कह दिया था कि भाई ठीक है, हम तो संविधान संशोधन को रद्द नहीं करने जा रहे हैं। तो संविधान संशोधन को रद्द आप नहीं कर रहे तो इस बात को जस्टिफाई कैसे करोगे? देखिए, न्यायपालिका ये तर्क नहीं दे सकती कि नहीं सामाजिक न्याय के लिए है। न्यायपालिका ये भी तर्क नहीं दे सकती कि नेहरू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब तो सामान्य तर्क है। न्यायपालिका को तर्क संवैधानिक लाना पड़ेगा। भाई संविधान की व्याख्या में तर्क भी संवैधानिक होंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, न्यायपालिका ने वो तर्क ढूंढ लिया। और ये विवाद इसलिए है कि आर्टिकल 13(2) की व्याख्या, बस एक ही पॉइंट है जो बार बार आता है, आर्टिकल 13(2) की व्याख्या एक ही जैसी नहीं रही है, वो समय समय पे चेंज होती रही है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की व्याख्या समय समय पे चेंज होती रही। कैसे? अब सवाल है कि आर्टिकल 13(2) में लिखा गया है कि विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तो हमारे यहाँ संविधान लॉ है या नहीं है? संविधान लॉ है या नहीं है? धीरे से आप बोल रहे हैं। संविधान संशोधन होगा तो लॉ होगा या नहीं होगा? दूसरा, वक्फ बोर्ड अगर विधेयक पारित हो गया तो लॉ होगा या नहीं होगा? तो संविधान संशोधन भी लॉ है, संसद भी बैंकिंग एक्ट बना रही, वो भी लॉ है। दोनों लॉ है तो क्या फर्क है?
भाई एक मोटर वाहन अधिनियम है, एक तो लॉ ऐसा है जो रोज आप देख रहे हैं, एक अधिनियम है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल भी लॉ है। अच्छा, संविधान लॉ है कि नहीं? यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ नहीं है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। आर्टिकल लॉ ही तो है। तो संविधान लॉ है, तो संविधान से जो शामिल कर दिया गया वो भी लॉ ही तो है। आर्टिकल 31A 31B जो पहले संविधान से शामिल किया गया। और हाँ, 31A से क्या था हमने बता दिया था। 31B में इसलिए रखा गया, 31B स्पेशली भूमि सुधार अधिनियमों को बचाने के लिए लाया गया। 31B किसके लाया गया? भूमि सुधार अधिनियम को बचाने के लिए लाया गया। अब सवाल है, जितने भूमि सुधार अधिनियम जाते थे उनको चुनौती दी जाती थी भाग 3 के आधार पर, इसलिए 31B बनाया गया। उसी से नवीन सूची बनाई गई। अगर पहले संविधान संशोधन से नवीन सूची आई तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लॉजिकल हो गया ना, पहले से नवा आया तो उसके पहले 8 ही तो रहेगा। तो नवीन सूची स्पेशली किसके लिए आई? भूमि सुधार अधिनियम को बचाने के लिए। इसका मतलब है कोई विषय जो नवीन सूची में रख दिया जाएगा उसको इस आधार पर आप चुनौती नहीं देंगे कि भाग 3 के खिलाफ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नवीन सूची में क्या रखा जाएगा? भूमि सुधार या केवल 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 भूमि सुधार अधिनियम। तो मान लो भूमि सुधार अधिनियम आएगा तो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, तो कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा? आर्टिकल भी बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे। भूमि सुधार अधिनियम आएगा तो कौन कौन से आर्टिकल का उल्लंघन करेगा? ओह माय गॉड, क्या जवाब दे रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छा जवाब। समझ नहीं पाया मैं क्या है ये। हाउ हाउ क्या बोलते हो मेरे बच्चे? कोई एक बच्चा बोले ना क्या है, गलत है सही है उसे मैं। किसी से कोई प्रस्ताव रखते हो तो 4-5 लोग मिलकर हाँ हाँ करते हो, अकेले में गुप्त में जाके बात करते हो? ऐसे नहीं बोल सकते। बोल भी दिया, पता भी नहीं चला। अब बताओ, अगर भूमि सुधार अधिनियम को नवीन सूची में रखा जाएगा तो कौन से फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा? कोई एक बताइए। अच्छा भाई, 31 ठीक है, 31 उल्लंघन होगा, 19 उल्लंघन होगा, उसका एक क्लॉज उल्लंघन होगा। 14 भी उल्लंघन होगा क्या? 19 से 31 तो उल्लंघन होगा। 31 अब आराम से समझने की बात है। बस एक बार आप, बड़ी सिंपल सी बात है, 19 और 31 का उल्लंघन तो होगा। मैं पूछ रहा हूँ 14 का भी होगा क्या? ये समानता, भूमि सुधार में समानता क्या है क्या? इसका मतलब है 14 का भी उल्लंघन होगा। याद रखिए, इसे 14 फंडामेंटल फंडामेंटल कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सरकार कोई काम करना पड़े क्या चाहिए? लॉ। बिना विधि को कोई काम ना आप नहीं कर सकते। और विधि को किस बात पे पहले वेरीफाई करना होगा? 14 पे। और सीधी सी बात है, आप किसी की संपत्ति छीन के किसी को दे रहे हो तो भेदभाव ही तो कर रहे हो। तो कल के लिए मैं सवाल उठा सकता हूँ, देखो भाई, अनुच्छेद ये विधि के समक्ष समानता खिलाफ है। ये कौन सी बात है? सबके साथ समान व्यवहार करिए। ये कौन सी बात है कि आप किसी की संपत्ति छीन रहे हो, किसी को दे रहे हो? इसलिए बार बार आता है 14 के आधार पर भी आप चुनौती नहीं दे सकते। तो याद रखिए, हमारे जितना भी काम होता है सब लॉ से होगा। आरक्षण दिया जाएगा तो लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? आज़ादी पे प्रतिबंध दिया जाएगा, लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? भूमि सुधार किया जाएगा तो लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? जहां लॉ बनेगा 14 के आधार पर तुरंत न्यायालय जाऊंगा। इसलिए आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, जब भी 19 और 31 की बात है, 14 साथ में एक पर एक फ्री आ जाता है। तब ये पढ़ के देखिएगा नोट्स में, जब भी 19 से 31 के बताने की बात आती है 14 उसमें आ जाता है। तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, यार 14 का संपत्ति से क्या मतलब है? और इसलिए शायद आपने 14 को छोड़ दिया। 14 का संपत्ति से मतलब नहीं है, 14 किससे मतलब है? लॉ से। तो भूमि सुधार क्या है? लॉ है।
तो पहला तो लॉ को बताइए टेस्ट सही है कि नहीं है। अरे भाई कोई काम करेगा लॉ से, लॉ भेदभावकारी नहीं हो सकता, तो 14 को ही बार कर दिया। तो नवीन सूची किसको बचाने के लिए रखी गई? वंशधारदेव को। अब ये कहानी अलग है कि बाद में उसमें और भी चीज़ें रखी गई। अभी कल परसों फिर आरक्षण का डिबेट आया था, उसमें लोगों ने कहा नवीन सूची में डालो, नवीन सूची में डालो। तो नवीन सूची की थोड़ी थोड़ी बात हम बताते रहेंगे, क्योंकि आधारभूत ढांचा भी आएगा। तो वहाँ आधार, तो इसलिए हम एक मान लो कि एक मुद्दे की बात करते हैं तो उसमें आधा बात मैं बता देता हूँ, हो सकता है आधा कहीं और बताऊँ, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। यही बात लिखने में भी जरूरत है भाई, जो आपसे पूछा जाए वही लिखोगे, सारा ज्ञान दे दोगे। अब पता चला कि आपसे मंगाया गया संजीवनी बूटी हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ी उठा लाए, तो पढ़ने में ये ध्यान में रखना पड़ता है पूरा पहाड़ नहीं लाना है। इसका मतलब है किसी भी विधि से मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये बात स्पष्ट हो गई। लॉ, लॉ कितने प्रकार का होता है? कौन सा? फिर ऐसे जवाब दे रहे हो। लॉ कितने प्रकार का होता है? तेजी से बोलो, नाश्ता किया कि नहीं किया है? ओ माय गॉड, आगे बैठी हुई है। अच्छा, ब्रेकफास्ट करके आए हो कि नहीं करके आए हो? नहीं, अच्छा मैं इंतजाम करवाता हूँ। भैया के इधर मिर्ची लाओ, सबको दे दो, दिमाग तेज होगा। या मेरे पास एक और तरीका है, सबको एक डंडा पीछे से मारो, दिमाग एकदम उत्तेजित हो जाएगा। पढ़ने के लिए पेट खाली होना चाहिए, दिमाग। जो नाश्ता करके आएगा जवाब नहीं मिलेगा, नाश्ता करोगे तो पहले अब पचाने में शरीर की ऊर्जा जा रही है। मेरे बच्चों, लॉ कितने प्रकार का होता है? कौन सा? संवैधानिक और सामान्य विधि, स्पष्ट हो गई बात। जो संसद रोज रोज बनाती है वो क्या है? सामान्य विधि। और जो कभी कभार संविधान संशोधन होता है वो क्या है? संवैधानिक विधि। आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं, पीछे पीछे, आप नहीं, पीछे। तुम इधर आ जाओ। आगे वाले क्यों हटा रही हो? तुम इधर आ जाओ। ये सामाजिक न्याय है। कमाल की बात है। अब वो लंबा है, वो अपनी लंबाई कैसे छोटी करेगा? अगर तुम्हारे लिए हट जाता तो ये विधि का समान संरक्षण होता, मैं देख रहा था, लेकिन वो नहीं हटा। तो नहीं हटा तो आप विवाद करने के बजाय आप हटो। जीवन में लेन देन होना चाहिए, ये नहीं कि मेरा खूंटा कभी आगे कभी पीछे, दुख दबा के पीछे होना चाहिए ना, कि खूंटा यहीं गड़ेगा। इसीलिए अब देखिए, मैं सामान्य विधि और संविधान संशोधन, मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका की झगड़ा बता रहा हूं। यहां दो स्टूडेंट आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यही मानव व्यवहार है। ये होता, अरे मानव है तो झगड़ा थोड़ी से कहते हैं, इसे तो नोक झोंक कहते हैं। लाइफ में हमेशा होता रहता है, इसके लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। इसको दिल पे लेने की बात नहीं है, दिल पे मत लेना। अबे नोक झोंक चलता रहता है। दो प्रकार की विधि, कितने प्रकार की विधि हो गई? दो प्रकार की विधि हो गई, संवैधानिक विधि और सामान्य विधि। सामान्य विधि का एग्जाम्पल आप बताइए। सामान्य विधि का जितने एक्ट है, जितने एक्ट हैं वो क्या है? सामान्य विधि। जितने अनुच्छेद हैं वो क्या है? जितने संविधान संशोधन है वो क्या है? याद रखिए, सामान्य विधि में भी संशोधन होता है, संविधान में भी संशोधन होता है। अब सामान्य विधि में संशोधन होता है, संविधान संशोधन विधि नहीं हो जाएगा? अरे सामान्य विधि में संशोधन तो, बदलाव तो हर विधि में होता है, इसलिए संविधान संशोधन। अब सवाल है, अब अगर विधि दो प्रकार की होती है, इस विधि का मतलब क्या समझा जाए? आपने देखा विधि दो प्रकार की होती है। विधि दो प्रकार की होती है तो यहां लिखा है किसी विधि जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, इसका उल्लंघन करेगी तो न्यायपालिका इसे रद्द कर देगी। इस विधि का क्या मतलब माना जाए? बात सीधी सी है, इसका मतलब है, अच्छा संविधान संशोधन विधि कौन बनाता है? संसद। सामान्य विधि कौन बनाता है? अच्छा, संसद ही दोनों काम करती है। ओ, इसका मतलब है इसी बात को हम ऐसे कह दें, संसद की दो शक्तियां हैं, एक संविधायी और दूसरा विधायी।
बात स्पष्ट है। संसद की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर संविधायी शक्ति, दूसरी क्या है संसद की विधायी शक्ति। अच्छा, दोनों में कोई अंतर क्या? अगर संसद ही काम करती है तो काम करने के तरीके में कोई अलगाव होगा या ऐसे ही होगा? क्या अलगाव होगा? इसका मतलब है इसीलिए आप देखो, संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। सबके कारण है, आगे आगे कारण है, आपको बताते चलेंगे। सामान्य विधि के लिए सामान्य बहुमत चाहिए। सामान्य विधि के लिए ज्वाइंट सेशन हो सकता है। इसका मतलब है संविधान निर्माताओं ने एक ही संसद को दो प्रकार की शक्ति दे दी, संविधायी कॉन्स्टिट्यूएंट, विधायी लेजिस्लेटिव। बात स्पष्ट हो गई? इसलिए याद रखिएगा, और रोज रोज के कानून बनाने की शक्ति संसद को, विधानसभा को भी है। रोज रोज का कानून, वक्फ बोर्ड, बैंकिंग सर्विसेज एक्ट, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, देख रहे हो, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, या हमारे पास फाइनेंस एक्ट। तमाम हमारे यहाँ संसद तो हर सेशन में 10-20 अधिनियम बना देती है। इसे संसद की दो शक्ति है, एक संविधायी, दूसरा विधायी। संसद विधि का निर्माण करती है तो कोई संविधान का आधार तो होगा, जहां ये लिखा होगा संसद सामान्य विधि का निर्माण करेगी। जब संसद सामान्य विधि का निर्माण करेगी तो कोई आधार तो होगा। इसका मतलब है, अभी हम इसी अगर बात को फोकस कर दें, यही एक बार अगर आपने समझ लिया, सारे विवाद की कुंजी यही पे आती है। बाकी कुछ इसमें समझने की बात है नहीं। अगर कहीं आपको टेक्निकल अड़चन आएगा तो इसी मुद्दे पर आएगा, और एक बार हल हो गया तो बात स्पष्ट हो जाएगी। आर्टिकल 13(2) में क्या लिखा गया है? लॉ। अब हमें बात समझ में आ गई। लॉ कौन सा होता है? संविधायी। इंग्लिश में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा लॉ क्या होगा? इसका अच्छा, हमारे यहाँ राज्यों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है, संसद को ही केवल है। तो सवाल यह है, संसद जब संविधायी शक्ति का प्रयोग करेगी, इसका मतलब है फिर वो क्या करेगी? संविधान संशोधन करेगी। जब संसद विधायी शक्ति का प्रयोग करेगी तो क्या करेगी? सामान्य अधिनियम का निर्माण करेगी। सामान्य अधिनियम का निर्माण करेगी। बात स्पष्ट हो गई। और सामान्य अधिनियम का निर्माण संसद भी कर सकती है, विधायिका भी कर सकती है। संसद विधायिका दोनों कर सकती है। तो सवाल यह है, संसद को सामान्य विधि के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त है? भाई देखो, बिना संविधान की कोई चीज होती नहीं। हमारा संविधान लिखा हुआ है। हमारा संविधान ब्रिटेन की परंपरा पर आधारित तो है नहीं, ज्यादा चीजें लिखी गई हैं। तो संसद सामान्य विधि का निर्माण करेगी। संविधान में ऐसा कोई रेफरेंस आएगा नहीं आएगा? कौन सा आएगा? याद रखिएगा, हमारे अनुच्छेद 245 में लिखा गया है, संसद समूचे देश के लिए विधि का निर्माण करेगी। संसद को सामान्य विधि के निर्माण की शक्ति आर्टिकल 245 और 246 में प्राप्त होती है। यह देखिए, हमारा संविधान लिखित है, हर चीज लिखित रूप में है। इसलिए 245 में क्या है? संसद के द्वारा निर्मित विधि अंडमान निकोबार से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, लेह लद्दाख से लेकर अमेरिका तक लागू होगी। ध्यान सुना आपने? अच्छा, संसद अमेरिका के लिए भी विधि का निर्माण करेगी? अमेरिका के लोगों के लिए, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए। इसे संविधान में कहा गया है, इन संसद की विधि कश्मीर में लागू होगी, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्रा में, पुडुचेरी में, अंडमान में, यह सब जगह है, पूरे भारतीय क्षेत्र में, पूरे भारतीय क्षेत्र में। और भारतीय क्षेत्र में नहीं, विदेशों के लिए भी। कल संसद एक नया लॉ लाई है माइग्रेशन पर।
एक नया लॉ बहस हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ संसद की शक्ति को क्षेत्रातीत विधि के निर्माण की क्षेत्र एक्स्ट्रा टेरिटोरियल 245 में कही ये बात। संसद को विधि के निर्माण की कौन सी शक्ति है? क्षेत्रातीत। क्षेत्र का मतलब भौगोलिक, भारत का भौगोलिक क्षेत्र। भारतीय क्षेत्र के बाहर भी कौन विधि का निर्माण कर सकता है? संसद या पुष्कर सिंह धामी? अच्छा, उत्तराखंड की विधि का प्रभाव कहां तक होगा? उत्तराखंड तक। यूपी का? इसलिए अभी उत्तराखंड सरकार ने कानून बनाया था यूसीसी, और उन्होंने कहा ये हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। हमने कहा गंदी बात, आप सीमा का उल्लंघन मत करिए। सीमा का उल्लंघन केवल मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि सीमा का उल्लंघन करेंगे नहीं वो। किसके लिए सीमा है? राज्य के लिए। किसके लिए सीमा नहीं है? किसके लिए? संसद के लिए। जिसके लिए सीमा नहीं है वो सीमातीत है, वो सचिन नहीं है। वो क्या है? सीमातीत है। और जो सीमातीत है वो क्षेत्रातीत है। शब्दों का तेजी से आत्मज्ञान से पढ़ा जाता है। अब क्षेत्रातीत का अनुवाद बदल के सीमातीत लिख दिया इंग्लिश में, एक ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। भाई यार ये सीमातीत क्या है? आराम है। प्रोफेसर शब्दों का चोर होता है, आधा छुपा लेगा, आधा इधर से टेढ़ा कर देगा, रटे हुए लोग गोल हो जाएंगे। तो जो जो मुद्दा है वो एक ही बात को तमाम तरीके से कहा जा सकता है कि नहीं? इसी पर्यायवाची होता है। जो भाषा का विद्वान क्या करता है, और फिर बच्चे कहते हैं यार हम तो अनुवाद नहीं समझ पाए। तो एक बार इसलिए आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को कहां तक विधि के निर्माण का अधिकार है? अभी उत्तर प्रदेश ने नकल विरोधी अधिनियम बनाया, तो नकल विरोधी बिहार में लागू नहीं होगा, इसलिए बिहार में बच्चे आराम से नकल कर रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे यहाँ समाजवाद है। समाजवाद माना गया कि बच्चों को नकल, भाई जो कोई भी एग्जाम, और हमारे यहाँ तो एजुकेशन कैसा है, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक बार तो ऐसा कहा गया कि बच्चे किताब कॉपी लेके बैठ के एग्जाम दे। ये हिंदुस्तान का एकमात्र इकलौता ऐसा एग्जाम होगा। बाद में उसको रद्द कर दिया गया। तो यहाँ तो बाकी लोग एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। लेकिन अब सवाल है, संसद और विधानसभा को और 246 में क्या लिखा गया है? सूची। अब सवाल यह है, संसद कह दिया कि पूरे देश के लिए विधि का निर्माण कर देगी, लेकिन उसमें यह तो तय नहीं हुआ अगर संसद पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करेगी तो पूरे देश में स्वास्थ्य भी आता है, पूरे देश में परिवहन भी आता है। तो बताइए संसद परिवहन के लिए विधि का निर्माण करेगी क्या? और एक कमाल की बात करते हो। आपने कहा पूरे देश के लिए विधि का निर्माण कर देगी, क्षेत्रातीत विधि का निर्माण कर देगी, परिवहन के लिए नहीं करेगी। ओह माय गॉड। अच्छा, इसका मतलब पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करेगी लेकिन सभी विषयों पर विधि का निर्माण नहीं करेगी। तो विषय कहाँ है? किसमें? 7वीं सूची कैसे बना? संविधान में है। और मैं लाऊंगा 7वीं अनुसूची, संविधान में ही है। आर्टिकल 246 के अनुसार अनुसूची के अनुच्छेद का विस्तार। आर्टिकल 246 में क्या लिखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची। अच्छा, आपके घर में सूची बनाई गई है या आपने भी कोई घर वर में सूची बना रखी है? पॉलिटी किताब अलग अलमारी में, इकोनॉमी किताब अलग अलमारी में, ज्योग्राफी वाली अलग में, अलग अलग रखा है, सब एक में ही घुसा रखा है, उसी में याद रखा है। फिलोसफर और प्रबंधक के बीच एक बेसिक सा फर्क है। अगर मैं किसी फिलोसफर से मांगने जाऊं यार पॉलिटी की बुक दो, अब वो ढूंढ रहा है 2 घंटे से, मिल ही नहीं रहा है, मैं समझ जाऊंगा ये फिलोसफर है। मैं किसी प्रबंधक से कहा ये किताब दो, दन्ने से उसे निकाला। अच्छे प्रबंधक की निशानी ये है। हमारे संविधान प्रबंधकों के द्वारा लिखा गया है। इसमें बार बार कहता हूं बच्चों, भौतिक जीवन में सफलता के लिए प्रबंध अच्छा होना चाहिए। यूपीएससी क्या है? आधा प्रबंध का खेल है, ज्ञान का तो खेल है ही नहीं है। ज्ञान एक बेसिक सी मात्रा आपको चाहिए। हमारे संविधान माता बड़े अच्छे प्रबंधक थे, लिख दिया भाई देखो ठीक है, संसद समूची देश पर निर्माण करेगी, उस कर दी, योगी बाबा के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए।
नीतीश के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए, भले ही इधर उधर थोड़ा गड़बड़ा गया है, लेकिन कुछ तो विधि का निर्माण कर दिया जाए उनके लिए। अरे भाई बहुत बड़े नेता रहे तो थोड़ा बुढ़ापे में गड़बड़ा जाते हैं, तो इतना सम्मान देना चाहिए। इसलिए कई बातें कैमरे पे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो, लेकिन इसका मतलब है संसद पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करेगी, लेकिन किस पे? रक्षा पे, किस पे? रेल पे, किस पे? संचार पे। बड़ी लॉजिकल है। सातवें सूची में सारे विषय रट नहीं सकते। जैसे बिजली किसके सूची में है? क्या बताओ? समूर्ति 246 में लिखा गया। एक है मोदी जी का विषय, एक है स्टालिन दीदी, और दूसरा है दोनों का समूर्ति। याद रखिए। आपने सुना है एनटीपीसी? एनटीपीसी किसका उद्यम है? क्या? अगर कोई राज्य सूची का विषय होगा तो संघ सरकार का उद्यम उस पर कदापि नहीं हो सकता। लॉजिकल है ये, ऐसे में रटते नहीं हैं, लॉजिक का प्रयोग करते हैं। अब पता है कि 97 सारे विषय आप रट लोगे, दो चार विषय महत्वपूर्ण है रट लेते हैं, बाकी हम लॉजिक से यूज करते हैं। समझने का फायदा ही होता है। अरे भाई एनटीपीसी जहां संघ सरकार का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है उस, और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है राज्य, जनरेशन कर रहा है संघ, इसका मतलब क्या है? समूर्ति। आपराधिक विधियां, क्या बोला आपने? पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया और लिविंग इन रिलेशन को एक तरीके से अपराध बता दिया। ये आपराधिक विधि नहीं है। अगर आपराधिक विधि, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा? चीटिंग करना दंडिक अपराध है। यूपी ने कैसे बना लिया? संघ बना ही रहा है, संघ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 समूर्ति सूची का है। बैंकिंग, मैं जो जहां निर्मला सीतारमन जो बात लेकर आ रही है वो संघ का ही तो होगा। रेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफेंस, रेल, विदेश, ये सब तो डाक स्टार बहुत स्पष्ट होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप में ये सब संघ बाद में हम पढ़ेंगे कैसे इनकी व्याख्या की जाए। तो संघ का चैप्टर है। कहने का मतलब है 246 में ये बता दिया गया है कि राज्य अपनी सूची पर विधि का निर्माण करेगा, क्योंकि राज्य की विधि अगर राज्य के भूभाग में लागू होगी तो एक समस्या आ रही है। एयरपोर्ट राज्य के अंदर है, रेल राज्य के अंदर है, डिफेंस डिपो भी राज्य के अंदर होता है, तो क्या राज्य की विधियां उन पर भी लागू होंगी? क्या नहीं। बात स्पष्ट हो गई। 246 में क्या है? सूचियां। 245 में क्या है? भौगोलिक बंटवारा। इसका मतलब है ऐसे आप लीजिए, आपने एक फ्लैट ले लिया तो 245 लगा, भाई तुम्हारा कमरा ये, मेरा कमरा ये, भौगोलिक बंटवारा हो गया। अब विषय वस्तु का बंटवारा करेंगे। कमरा तो बांट लिया, लेकिन तुम्हारे कमरे में भी मेरी किताब हो सकती है और तुम्हारे कमरे में मेरा घी हो सकता है। इस सूची का बंटवारा होगा। पार्टनरशिप कैसे करते हो? पहले टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, देखो ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा मेरा। फिर विषय वस्तु का डिस्ट्रीब्यूशन। ये चावल रखा है किसका? गुजिया किसकी? मिठाई किसकी? लिस्ट बना लो। और अभी होली के बाद पता नहीं लूट लूट के कई बच्चों ने लूट की गुजिया खाई है। दोस्ती ऐसे ही होती है। दोस्ती का मतलब होता है ऐसा गुजिया लूट लो कि लाने वाला ना खा पाए। देखो देखो दोस्ती में क्या होता है, अगर पता चल जाए कोई टिफिन लाया है, टिफिन ला के बताओ मत, खाली टिफिन रख दो और फिर कहो यार टिफिन नहीं लाया हो क्या। और जब वो टिफिन खोले, दोस्त वो है जो दोस्त को बिगाड़ दे। ऐसा दोस्त रखना चाहिए। आजकल तो दोस्त भी बड़े फॉर्मल हो गए हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन जब संसद और राज्य विधानसभा, इसका मतलब विधायी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास है। संविधायी शक्ति किसके पास है? ये किसके पास है? अनुच्छेद 368, ये संसद की संविधायी शक्ति है। इसे 368 पर अलग लिख दिया गया। संविधान किस भाग में आर्टिकल 368 है? तो आप समझ सकते हैं इतना महत्वपूर्ण भाग है, इतना महत्वपूर्ण भाग है। और पिछली बार एग्जामिनर एक सिंपल सी बात पूछ ली थी
वो नहीं पूछा। अनुच्छेद 3 से 5 क्लॉज है, वो बिल्कुल नहीं पूछा। उसने कहा संशोधन का मतलब क्या होता है, जोड़ना भी, हटाना भी, बदलना भी, सब कुछ संशोधन है, अमेंडमेंट है। इसका सीधा मतलब है, अब आप बताइए कि किस विधि से मूल अधिकार को छीना जा सकता है, किस विधि से नहीं। विधि दो हो गई, स्पष्ट हो गई बात। किस विधि से मूल अधिकार को छीना जा सकता है, यहां तक किसी को अस्पष्टता नहीं है? तो अब बताइए किस विधि से मूल अधिकार को छीना जा सकता है, क्योंकि न्यायालय का एक निर्णय नहीं है। न्याय विवाद इसीलिए हुआ, इसमें न्यायालय के 3 निर्णय हैं। अब देखेंगे 3 कौन सा है। पहला, शंकरी प्रसाद वाद। जमींदार थे शंकरी प्रसाद और स्वाभाविक रूप में संपत्ति के अधिकार को लेकर न्यायालय आए थे। शंकरी प्रसाद वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि का आशय क्या है। अनुच्छेद 13(2) में जो विधि लिखी गई है उसका सिंपल सा आशय क्या है, सामान्य अधिनियम या सामान्य विधि। गोलकनाथ केस में कह दिया गया कि विधि शब्द का आशय क्या है, विधि में सामान्य अधिनियम एवं संशोधन विधि दोनों आती है। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया केशवानंद भारतीवाद में कहा गया गोलकनाथ 67। शंकर प्रसाद किस ईयर में है, 90 50 1973। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये राज्य के खिलाफ, इसलिए फंडामेंटल राइट तो राज्य के खिलाफ लड़ाई होती है। शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसादवाद वर्सेस बिहार राज्य। तो इसका मतलब है इसमें क्या कहा गया, विधि में केवल सामान्य विधि शामिल होती है। कंफ्यूजन इसलिए होता है 3 डिसीजन आए, अलग अलग आए। विधि में केवल सामान्य विधि शामिल होती है। बात स्पष्ट हुई। इसका सीधा मतलब है, अब देखिए एक ही चीज को मैं 5 तरीके से कह सकता हूं। अब आप ये समझ गए, अब आप ये समझ गए कि अगर अगर पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक करना था, कोई उच्चतम न्यायालय ने मन बना लिया था, पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक करना था, इसलिए शंकर प्रसाद केस ने सीधा कह दिया कि भाई सीधी सी बात है, सामान्य विधि से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। क्योंकि आप याद रखिएगा, इस पहले संविधान संशोधन पहले घटना और हुई थी। एक घटना और हुई थी, चंपकम दोरई राजन वाद। मैंने आपको बता रखा है शायद, सही मायने में मूल अधिकार निदेशक तत्व का पहला विवाद किस वाद में आया था, चंपकम दोरई राजन वाद में। मूल अधिकार निदेशक तत्व का पहला विवाद आया था, चंपकम दोरई राजन वाद में आया था। बड़ी ध्यान देने की बात है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी थी। मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। आधार था आर्टिकल 13 क्लॉज 2। मद्रास सरकार ने एक सामान्य विधि बनाई थी, उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। और आपको पता है, जब उच्चतम न्यायालय इसको रद्द कर दिया तो आलोचकों ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय विशेष वर्गवादी है, एलिटिस्ट है, उच्चतम न्यायालय सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा है, जबकि उच्चतम न्यायालय रूढ़िवादी है। बताओ, सामाजिक न्याय को रद्द कर दिया, आरक्षण को रद्द कर दिया, जबकि हकीकत की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को दायित्व ही यही दिया गया था, मूल अधिकार की रक्षा करना।
और ये आलोचना इसलिए नहीं ठीक थी, इसीलिए जो काम सामान्य विधि से नहीं हो पाई उसके लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया, अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया गया। और जैसे ही पहला संविधान संशोधन लाया गया, मूल अधिकार का जबरदस्त आलोचना हुई। सबसे बड़ा अटैक तो पहला संविधान संशोधन है मूल अधिकार पर। आर्टिकल 19 में कुछ शब्द जोड़े गए, 31 से 31 बी लाया गया, नवीन सूची लाई गई। तो पहले संविधान संशोधन से तो मूल अधिकार को बिल्कुल आर्टिकल 15 क्रॉस 4 लाया गया। ये सारा मूल अधिकार पे हमला था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक बना दिया। संवैधानिक क्यों बनाया? संवैधानिक क्यों बनाया? उच्चतम न्यायालय ने पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक क्यों कहा? क्या? क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में जो विधि लिखा गया है वो सामान्य विधि के लिए लागू होता है। इसी बात को मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। इसका सीधा मतलब है, इसका ये मतलब मान लिया जाए, मूल अधिकार को छीना कैसे जा सकता है? संविधान संशोधन से। और संविधान संशोधन से क्यों? क्योंकि ये संसद की विशेष शक्ति है। इसलिए अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के पास है, 368 संसद के पास भी तो है। तो आप याद रखिए, इसका मतलब है न्यायालय को 368 का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संसद अनुच्छेद 32 का सम्मान कर रही है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर है। अब कल न्यायालय कह देगा ना भाई अब संविधान संशोधन ही नहीं कर सकते, फिर बताइए, संसद तो जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए वो बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत जो ध्यान देने की बात है। अगर मैं कह रहा हूं सामान्य, अनुच्छेद 13(2) में उल्लिखित विधि सामान्य विधि है, इसी बात कहने का 2-3 तरीका और भी आ सकता है। इस बात को और कैसे कह सकते हैं आप? इस बात को और कैसे कह सकते हैं? मैंने देखिए एक तरीका मैंने बता दिया, सामान्य विधि से मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, संशोधन में से छीना जा सकता है। इसी बात कहने का दूसरा तरीका है, अनुच्छेद 13(2) का प्रतिबंध सामान्य विधि के लिए लागू होता है, संविधान संशोधन विधि के लिए नहीं। करेक्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट है? करेक्ट है। इसी बात कहने का तीसरा तरीका है, न्यायपालिका ने मान लिया कि संसद की विधायी और संविधायी शक्ति में अंतर होता है। न्यायपालिका ने मान लिया कि संसद की विधायी संविधायी शक्ति में अंतर होता है। बात स्पष्ट है। एक ही बात को मैं 3 तरीके से कहा, बात एक है, तरीका 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये कहना है कि ना संविधान संशोधन से भी आप मूल अधिकार नहीं छीन सकते, अगर आपको ये कहना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ये कहना है कि ना भाई सामान्य विधि से मूल अधिकार छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप संविधान संशोधन से मूल अधिकार नहीं छीन सकते, क्या कहना पड़ेगा? क्या लिखा गया है? यहां देखा करो, थोड़ा देखा करो, क्या लिखा गया है। वो मेरी बच्ची सबसे पीछे जा बैठी है, आ जाओ, तुम आ गया हो, आ जाओ आ जाओ मेरे बहना, आ गए, जाओ। पीछे क्यों आराम कर रही हो? गुफा मत बैठो, प्लेटो गुफा से बाहर आओ। ओह माय गॉड, बताओ पे बच्ची, मेरी नजरों में रहो, ऐसे नहीं काम चलेगा। छुप के मैं नहीं बैठने दूंगा मेरे बच्चों। देर आ रही, कोई बात नहीं, आगे बैठ जाओ। अब बेचारी परेशान है, पीछे बैठ के, दिख नहीं रहा है इसको। देखो इतनी अच्छी जगह तुमको मैंने बैठा दिया। अरे मेरे बच्चे कहाँ कहाँ बैठेंगे पता है आपको? याद रखना ये मेरी बात। तब सवाल है कि आप भी कहीं बैठोगे तो मुझे भी बैठाओ उठाओगे, या कह दो कोचिंग, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है, नया फैशन आ गया है। लेकिन भाई टीचर से पेरेंट्स से क्या फर्क पड़ता है यार, आप कहो ना कहो, आप अच्छे आगे बढ़ जाओ। तो मामला हो गया। अब सवाल है कि यहीं पर मसला फंसता है, अगर मुझे मूल अधिकार को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा, अगर मेरा मन है कि ना किसी भी तरीके से मूल अधिकार की सर्वोच्चता में स्थापित कर दूंगा, तो मैं कह दूंगा
अनुच्छेद 13(2) में जो लिखित विधि है उसमें संशोधन विधि भी आती है। सामान्य विषय मूल अधिकार छीन नहीं सकते, संविधान संशोधन से भी नहीं। बात स्पष्ट हो गई? नहीं स्पष्ट हुई? हो गई? नहीं स्पष्ट हुई? इधर देखो, इसका मतलब क्या है भाई? एक ही शब्द तो है। विधि में क्या आती है? विधि में दोनों आएगा तो मूल अधिकार आप नहीं छीन सकते, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) में लिखा गया है कि कोई भी विधि मूल अधिकार के खिलाफ नहीं होगी। कोई भी विधि कौन सी? ये या ये? अब जब दोनों विधि में संविधान संशोधन विधि भी आएगी, विधि में सामान्य विधि तो आएगी ही, इसलिए गोलकनाथ ने स्टॉप लगा दिया। गोलकनाथ ने कहा है ना, छूना मना है। क्या क्या मना है? फंडामेंटल राइट। क्यों छूना मना है? अरे फंडामेंटल राइट का सर्वोच्च महत्व है। ये नाम क्या है? फंडामेंटल राइट। छूना मना है, संशोधन करना मना है। इसके पीछे और कहानी अलग है, बेसिक फैक्ट तो यही होता है। लेकिन गोलकनाथ को गोल गोल कर दिया केशवन भारतीवाद में 73 में, और केशवन भारतीवाद ने कहा नहीं, गोलकनाथ थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे, और सही मामला तो यानी गोलकनाथ इज इक्वल टू शंकरी प्रसाद, एंड गोलकनाथ इज इक्वल टू केशवानंद भारती इज इक्वल टू शंकरी प्रसाद माइनस गोलकनाथ। गोलकनाथ को हटा दिया। एक ही बात हमें कहना पड़ेगा, मामला बस एक ही बात में आ रहा है, विधि की व्याख्या पे आ रहा है। एक ही बात, बाकी भी बात तो साथ में चलते रहते हैं। और आपको हम याद दिला दें, जब ये, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जब किसी मामले को सुनता है तो उसमें 4-4, 5-5 मुद्दे एक साथ लगे होते हैं। हमारा ध्यान केवल यहाँ मूल अधिकार निदेशक तत्व को लेकर है। मेरा ध्यान बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं है, न तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे जाना चाहता हूँ। मेरा ध्यान बस केवल मूल अधिकार, इसी बात की व्याख्या न्यायिक पुनरावलोकन बनाम संसदीय शासन। इसके कई पहलू हैं विवाद के। जब उच्चतम न्यायालय कोई मामले को सुनता है तो 4-4, 5-5 मुद्दे लगे होते हैं। हमारा बस ध्यान एक ही है कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ कि संसद ने मूल अधिकार का संशोधन किया और न्यायपालिका ने उसको हरी झंडी दे दी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप कल मैंने बता दिया था, फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल है। जब फंडामेंटल राइट फंडामेंटल है तो ऐसा कौन सा कारण था कि संसद ने इसे परमिशन दे दिया? इसलिए अब केशवन भारती 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, इससे बड़ी बेंच गोलकनाथ किसकी? 11। 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच आज तक बनी नहीं। इसलिए गोलकनाथ जो केशवन भारतीवाद ने कह दिया वही अंतिम बात है। यानी आज ये माना जाता है कि संविधान संशोधन से मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। और ये अगर ये लफड़ा ना आया होता, 4-5 संविधान संशोधन ना थे। अगर गोलकनाथ केस ने लफड़ा पैदा ना किया होता, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां, 4-5 संविधान संशोधन तो आते ही नहीं। लेकिन इसके बीच पॉलिटिक्स से बदल रही थी, कैसे मामला आगे बढ़ा वो लिखवाने की बात है। कैसे मूल अधिकार निदेशक तत्व की लड़ाई में जीता कौन? मूल अधिकार निदेशक तत्व की लड़ाई में कौन जीता? बात को ऐसे देखिए, तो फिर संसद और न्यायालय की लड़ाई में कौन जीता? संसद। इधर पीछे जीत हार नहीं कहा जाना चाहिए, इसे सेपरेशन ऑफ पावर कहना चाहिए, सामंजस्य कहना चाहिए, लेकिन हुआ ऐसे ही। तो क्यों पहले संविधान संशोधन को संवैधानिक बनाया? मूल अधिकार और निदेशक तत्व की लड़ाई का संवैधानिक मुद्दा कहां पे था? इन्हीं पे। बात स्पष्ट है या नहीं स्पष्ट है? जिसको अगर अभी भी प्रॉब्लम हो कुछ पूछ लीजिए, नहीं मैं तो कुछ बात आपको लिखवा दूं। क्योंकि कैसे संपत्ति का अधिकार पीछे गया, यही बात तो करनी है। और संपत्ति का अधिकार पीछे गया तो निदेशक तत्व के लिए, निदेशक तत्व के लिए पीछे गया तो लॉजिकली बात है। और इसके पीछे पॉलिटिकल कहानी में, ये तो संवैधानिक मुद्दा है। अब हम लेखन में थोड़ा पॉलिटिकल कहानी भी लिखते हैं। पॉलिटी में तो बिना पॉलिटिकल कहानी लिखे कैसे बात बनेगी? लॉ का स्टूडेंट केवल आर्टिकल की बात करता है। ये लॉ पॉलिटी में बेसिक फर्क हो जाता है। लॉ का स्टूडेंट केवल आर्टिकल, एक आर्टिकल का इसके साथ क्या रिलेशन, इसका इसके साथ।
हमें आर्टिकल बैकग्राउंड में समझना है, वो फंडामेंटल आर्टिकल। हमारा मुद्दा राजनीतिक होता है तो लॉ पॉलिटी अलग तरीके से पढ़ी जाती है, संविधान तो एक ही है। अगर किसी को इसमें असमंजस हो तो बता देगा, नहीं फिर मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, कोई तकनीकी बात समझ में नहीं है, उसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इवनिंग में क्लास के बाद पूछूंगा, क्लास के बाद क्यों पूछोगे, अभी पूछ लो। तो कई बार जब सवाल पूछते हैं तो मुझे भी बताने का अलग तरीका फिर मिल जाता है। सीधी सी बात है, मूल अधिकार भाग 3 है, पवित्र है। 22 भाग में इसी को विशेष संरक्षण मिला गया है। संरक्षण देता है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13। जो लिख रहा है किसी विधि से आप इसे छीन नहीं सकते। हमारे विधि का शासन है, विधि से नहीं छीन सकते, इसका मतलब किसी से भी नहीं छीन सकते। फिर तो भगवान नहीं छीन सकते, परंपरा नहीं छीन सकती, बहुमत नहीं छीन सकता, विधि से छीन नहीं सकते। सवाल है वो विधि का मतलब क्या है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है आप विधि से मूल अधिकार नहीं छीन सकते। तो सवाल यह है विधि का मतलब हम क्या समझे, सामान्य विधि या संशोधन विधि। पहली बार क्या कहा गया, सामान्य विधि। दूसरी बार क्या गया, दोनों। जब दोनों से नहीं छीन सकते, इसका मतलब है बाकी मूल अधिकार छीनने का आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया मूल अधिकार संसद के संविधान संशोधन की सीमा से परे है। इसका मतलब ये हो गया मूल अधिकार सर्वोच्च है। लफड़ा कहाँ आया, अगर मूल अधिकार सर्वोच्च है, निदेशक तत्व तो आप हटा नहीं सकते, लागू नहीं कर सकते। निदेशक तत्व लागू नहीं करोगे, चुनाव कहाँ से जीतोगे। बात स्पष्ट हुई।